तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कक्षा 10वीं का रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री को शुरू करने वाले हैं। इसका चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इससे पहले हम लोगों ने इसका पूरा सिलेबस के बारे में बात कर लिया है कि केमिस्ट्री में कौन कौन सा सिलेबस है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कैसा बुक रहता है केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री का कौन सा किताब लें, भारतीय वन BTVC का या कौन सा किताब लें। इस पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये सब चर्चा कर लिया। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक पिन कमेंट में दे देंगे, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें हम लोगों ने साइंस का पूरा सिलेबस के बारे में जानकारी दिया है। अब ये भी बताया कि केमिस्ट्री में कौन कौन सा सिलेबस पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो आज हम लोग चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, इसको पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो बच्चे बड़े बड़े कोचिंग प्लेटफॉर्म पे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म का कोर्स नहीं खरीद पाते हैं उनको सेम कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कराया जाए। जो बच्चे क्लास 10th में हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म का कोर्स नहीं खरीद पाते हैं, महंगा महंगा कोर्स आता है, नहीं खरीद पाते हैं, उसको सेम कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कराया जाए। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग जितना चाहे इस वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग रसायन विज्ञान को देखने वाले हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पहले जान लेना ज़रूरी है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। फिर हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं प्रतिफल क्या होते हैं, अभिकारक क्या है, प्रतिफल क्या है। फिर हम लोग जानेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है। फिर हम लोग जानेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। फिर हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत को पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। फिर अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। फिर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया एवं वियोजन अभिक्रिया क्या है। पहले हम लोग संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, फिर वियोजन अभिक्रिया के बारे में। फिर आगे हम लोग विस्थापन एवं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर अगला टॉपिक रहेगा हमारा उभय विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, ठीक। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है। फिर पढ़ेंगे अवकरण अभिक्रिया क्या है, और फिर दहन और ज्वाला के बारे में जानेंगे। फिर मोमबत्ती के बारे में जानेंगे, मोमबत्ती कैसे जलती है, मोमबत्ती का लॉज होता है, जैसे मोमबत्ती जलते समय उसको 3 लेयर होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग ज्वलन ताप के बारे में जानेंगे, किसी पदार्थ का ज्वलन ताप कितना होता है ये निकालना सीखेंगे। और फिर हम लोग लास्ट में LPG गैस के बारे में पढ़ेंगे कि LPG गैस कैसे जलता है, वो कैसे गमकता है, और LPG गैस से कैसे ऊष्मा निकलती है, ठीक। तो पहला है रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये जान लेना ज़रूरी है कि रसायन विज्ञान है क्या, ठीक। तो देखिए रसायन विज्ञान क्या है। तो रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, संरचना, गुण एवं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, ठीक। मतलब समझिए रसायन विज्ञान में हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ मतलब ईटा, मोबाइल, जो आप जिस मोबाइल से आप वीडियो देख रहे हैं, ये ईटा, पत्थर, कलम, कॉपी, सब चीज़ क्या है, पदार्थ है। तो पदार्थ का संगठन यानी पदार्थ कैसे बना, अणु परमाणु से कैसे बना है, फिर उसका संरचना क्या है, फिर उसका गुण क्या है, मतलब जो आप पदार्थ देख रहे हैं आमने सामने, उसका गुण क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या परिवर्तन होता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है, कैसे हम लोग अम्ल में क्षार को मिलाते हैं तो भस्म बनता है, सब रासायनिक अभिक्रिया होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान में, जिसमें रसायन चीज़ों के बारे में पढ़ा जाए, ठीक। इसका शाब्दिक अर्थ रस प्लस आयन होता है, जिसका अर्थ है रसों यानी कि द्रव का अध्ययन, द्रव यानी पदार्थों का अध्ययन, ठीक। आपको कमेंट करके बताना है पदार्थ कितने फॉर्म में रहते हैं। पदार्थ 3 फॉर्म में होता है, जानवर करते होंगे, ठोस, द्रव और गैस, ठीक। इसी के बारे में हम लोग रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं। रसायन विज्ञान का जनक एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है, ठीक। रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को कहा जाता है, ठीक, याद रखिएगा। पहले हम लोग जानेंगे पदार्थ क्या है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में पदार्थ के बारे में पढ़ा जाता है कि पदार्थ क्या है, व्हाट इज मैटर या फिर सब्सटेंस पदार्थ को कहते हैं। तो देखिए वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसका कुछ द्रव्यमान होता है और जिसे हम अपनी आँखों एवं इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं उसे पदार्थ कहते हैं। मतलब जो स्थान घेरे, जिसका कुछ द्रव्यमान हो, वो पदार्थ कहलाता है, जिसे हम आँखों से देख सकते हैं, मतलब अपनी इंद्रियों से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल के तौर पे कलम देखिए, कलम क्या है, कलम स्थान घेरता है, कहूँ रख देते हैं तो स्थान घेर लेता है, उसमें कुछ द्रव्यमान होता है, कोई 4-5 ग्राम की कलम होता होगा, उसमें द्रव्यमान होता है। और
हम उसे अपने हाथों से छू सकते हैं, आँखों से देख सकते हैं, ठीक, महसूस कर सकते हैं ना इंद्रियों से। इंद्रियों में हाथ नाक ये समाता है, ठीक, तो इंद्रियों से देख सकते हैं, महसूस करते हैं, छू सकते हैं। तो क्या है, पदार्थ है कलम, ठीक। जैसे में आप कलम कॉपी कुछ भी लिख सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, और जो स्थान रहती है जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, ठीक, वो पदार्थ है। पदार्थ की 3 अवस्था होती है। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। ठोस मतलब कि जैसे कलम हो गया, कॉपी हो गया, जिसके अवस्था में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, उसे ठोस कहते हैं। इसका ठोस में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और दूसरा होता है द्रव, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, पानी, दूध, ये सब क्या है, द्रव में है। इसके अवस्था में हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे अभी थाली में रख देंगे पानी को, कुछ देर बाद गिलास में रख देंगे, लोटा में रख देंगे, अलग अलग बर्तन में रख देंगे, तो उसका आकार अलग अलग का हो जाएगा, ठीक। द्रव को परिवर्तन कर सकते हैं। फिर एक गैस होता है। गैस जिसमें में देखिए हवा भी पदार्थ है और गैस है। हवा देख सकते हैं, LPG गैस, ये सब क्या है, गैसीय अवस्था में है। तो समझ गए, पदार्थ 3 अवस्था में होता है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक। और इसका चौथा अवस्था भी खोजा गया वैज्ञानिकों के द्वारा। चौथा अवस्था होता है प्लाज्मा, ठीक, प्लाज्मा होता है चौथा में। और 5वां अवस्था होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसर, जिस पर भी रिसर्च चल रहा है, ठीक। पदार्थ के बारे में जान लें। यहाँ पर कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो कमेंट कीजिए कि हाँ दिक्कत हो रहा है, ठीक। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। आगे हम लोग पढ़ेंगे शुद्धता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। अभी तो हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। अब शुद्धता के आधार पर देखिए, शुद्धता के आधार पर पदार्थ के प्रकार। तो शुद्धता के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ, ठीक। एक शुद्ध पदार्थ होता है और एक अशुद्ध पदार्थ। देखिए शुद्ध पदार्थ क्या है, शुद्ध पदार्थ को देखिए। शुद्ध पदार्थ भी 2 प्रकार के होता है, एक होता है तत्व और एक होता है यौगिक। अब तत्व के बारे में सुनने होंगे, तत्व हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, बोरॉन, कार्बन, नियॉन, आर्गन, प्लूटन, ज़ेनॉन, जितना भी सब क्या है, तत्व है। तत्व और यौगिक मतलब जल, पानी, H2O, यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, यौगिक, इसके बारे में, ठीक। तो शुद्ध कितने प्रकार के हो, शुद्ध 2 प्रकार के, तत्व हो गए, एक यौगिक हो गया। और तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु होते हैं, अधातु होते हैं और रूप धातु होते हैं। इसके बारे में हम लोग चैप्टर 3 में विस्तार से पढ़ेंगे। चैप्टर 3 में धातु, अधातु और रूप धातु के बारे में, ठीक। और देखिए यौगिक के बारे में भी हम लोग चैप्टर 3 में ही पढ़ेंगे कि सहसंयोजक बंधन, आयनिक बंधन क्या होता है, सहसंयोजक बंधन क्या होता है। जो यौगिक होता है ये बंधन बनाता है, सहसंयोजक बंधन, आयनिक बंधन, इन दोनों बंधनों के बारे में हम लोग चैप्टर 3 में ही पढ़ेंगे विस्तार से इसके बारे में, ठीक। अभी बस इतना जान लीजिए कि शुद्धता के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ भी 2 प्रकार का होता है, तत्व, एक यौगिक। ये तत्व में धातु, अधातु और उपधातु आता है, और यौगिक में सहसंयोजक बंधन, आयनिक बंधन से बनते हैं यौगिक, ठीक। अब अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण होता है, मिश्रण जो 2-4 चीज़ों का मिश्रण हो, ठीक। मिश्रण 2 प्रकार के, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। देखिए समांगी मिश्रण क्या है, समांगी मिश्रण है ना, जैसे पानी और चीनी का मिश्रण, पानी और चीनी मिला देंगे तो चीनी उसमें दिखाई नहीं देगा, वो समांगी मिश्रण हो गया। और विसमांगी मिश्रण क्या होता है, चीनी या बालू का मिश्रण कर दीजिए, चीनी या बालू मिला देंगे, उसमें चीनी भी जनाई देगा, बालू भी जनाई देगा। यानी यदि हम लोग मिश्रण कर देते, एक का गुण खत्म हो, एक का गुण रहता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता, वो समांगी कहते हैं। अब विसमांगी में दोनों दिखाई देता है, ठीक। समझ गए मिश्रण के बारे में। और देखिए आगे तत्व किसे कहते हैं, तत्व की परिभाषा देखते हैं। तत्व की परिभाषा तो देखिए, तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहा जाता है जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन H1 ये एक ही प्रकार के परमाणु से बना है। देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन सब एक ही प्रकार के परमाणु से, अपने खुद के परमाणु से बना है, उसी को कहते हैं तत्व, ठीक। तत्व है, तत्व परमाणुओं से बने होते हैं, याद रखिएगा, तत्व परमाणुओं से बने होते हैं। तत्व किससे बने होते हैं, परमाणुओं में। हाइड्रोजन में 1 परमाणु होता है, हाइड्रोजन में 1 परमाणु होता है। हीलियम में 2 परमाणु, लिथियम में 3 बेरिलियम में 4 परमाणु होता है। लेकिन चारों परमाणु एक ही प्रकार के होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु से तत्व बने होते हैं, ठीक। और तत्व परमाणुओं से बनते हैं। और परमाणु में भी 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के 3 को होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बारे में हम लोग चैप्टर 5 में विस्तार से पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक। देखिए तत्वों की परमाणु संख्या ई से सुनिश्चित किया जाती है, ठीक। I = P होता है, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है तत्वों की जितना। देखिए पहले यहाँ एग्जाम्पल के समझ देखिए, ये तत्वों की परमाणु संख्या, कोई भी तत्व है, जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन
हाइड्रोजन हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है 1 होता है। तो तत्व की परमाणु संख्या यानी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मतलब कि कोई तत्व में जितना परमाणु होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही प्रोटॉन होगा, यानी जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। जैसे अगर एग्जांपल के यहाँ हाइड्रोजन ले लेंगे तो हाइड्रोजन में परमाणु संख्या 1 होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 होगा, उसमें 1 प्रोटॉन होगा। यदि हम ले लेंगे कार्बन का 6 होता है, तब परमाणु संख्या 6 होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 6 रहेगा और प्रोटॉन भी 6 रहेगा। ठीक, समझ गए? अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये है हमारा पीरियोडिक टेबल जिसमें सभी तत्व है, टोटल 118 तत्व है। देखिए यहाँ पहला है हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। देखिए ठीक, इसी प्रकार से पूरा तत्व सजाया गया है। इसके बारे में हम लोग चैप्टर 5 में विस्तार से पढ़ेंगे। आप बहुत अच्छा से पढ़ेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ, इसे क्या कहता है, इसका याद करने का ट्रिक होता है, हेलिनाकार से फरियादी क्या होता है, ये अक्रिय धातु अक्रिय गैस क्या है, इसके बारे में पूरा पी ब्लॉक के एलिमेंट, ए ब्लॉक का एलिमेंट के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे चैप्टर 5 में। ठीक, अब कुछ तत्वों का परमाणु संख्या याद कर लेना जरूरी है, जो बार बार आता है, परीक्षा में भी बहुत बार आता है, इसे आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। देखिए कुछ तत्व हैं जिनके परमाणु संख्या याद करना बहुत ही ज़रूरी है, ये बार बार बहुत बार आएगा। जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे ना, क्लास 10th में खास करके ज़्यादा ही आएगा। जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे ये बार बार आएगा। पहला है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का होता है पर संकेत H, परमाणु संख्या 1। दूसरा हीलियम, हीलियम का संकेत होता है H, परमाणु संख्या 2। तीसरा है लिथियम, लिथियम का संकेत होता है Li, परमाणु संख्या 3। चौथा बेरिलियम, बेरिलियम का परमाणु संख्या होता है 4। खाली आप परमाणु संख्या याद कर लीजिएगा। ठीक, संकेत अपने आप याद हो जाएगा। बोरॉन का B आप लोग याद कर दीजिएगा। ठीक, बोरॉन का B 5 है। ऐसे करके आप पूरा आप सिलिकॉन का भी याद कर लीजिएगा। देखिए टोटल इधर 14 है, टोटल 118 तत्व है। 118 तत्व में आप लोग को कुछ ही तत्व को याद करना है। जैसे देखिए इधर हो गया फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है हम आपको बता देते हैं, जो ज़रूर याद करें, जो अभी आप लोग केसु करके याद कर लीजिए। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा हो गया। ठीक, उसके बाद हो गया कार्बन, ये हो गया, जो हम टिक मार रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट से बाकी सब तो इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब है। ठीक, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया इंपॉर्टेंट में, ऑक्सीजन हो गया, नियोन हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम होगा। ठीक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर देखा जाए तो इधर हो जाएगा फास्फोरस, क्लोरीन, देखिए फिर इधर आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक, इधर आ गया आयरन हो जाएगा, लोहा, कोबाल्ट हो जाएगा, निकल नहीं कॉपर, हाँ तांबा हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। ये सब जो हम टिक मार रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए कुछ केमिस्ट्री के बारे में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को, मतलब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन केमिस्ट्री के बारे में जानना जरूरी है। ठीक, जैसे देखिए पूरे 118 तत्व हैं, कुल तत्वों की संख्या केमिस्ट्री में 118 है। पूरा दुनिया में 118 ही तत्व है, मात्र 118 तत्व हैं। और सबसे हल्का तत्व का नाम हाइड्रोजन है। सबसे हल्का तत्व क्या है? हाइड्रोजन। और प्राकृतिक तत्व मतलब जो तत्व प्रकृति द्वारा दिया गया है वो केवल 98 है। 98 ही ऐसे तत्व हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, बाकी सब प्राप्त मानव द्वारा बनाया गया है, साइंटिस्ट द्वारा। ठीक, और धातु, जिसमें धातुओं की संख्या 91 है। 91 को धातु है, अधातु है 20 गो, अधातुओं की संख्या 20 है और उपधातुओं की संख्या 7 है। ठीक, याद रखिएगा। सर्वाधिक उपलब्ध तत्व ऑक्सीजन है, सबसे ज़्यादा धरती पर ऑक्सीजन है। ठीक, सर्वाधिक उपलब्ध धातु में पूछा जाए तो एल्युमिनियम है, सबसे ज़्यादा उपलब्ध धातु एल्युमिनियम है। और सबसे हल्का तत्व बोला जाए तो हाइड्रोजन है, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व ऑस्मियम है। ठीक, याद रखिएगा। सबसे हल्का धातु पूछे तो लिथियम है, और द्रव अवस्था में धातु पूछे जाए तो मरकरी होगा। ठीक, मरकरी को ही पारा कहा जाता है। द्रव अवस्था में अधातु पूछे तो ब्रोमीन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों कई बार लगभग हर साल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि द्रव अवस्था में रहने वाली धातु क्या है, और वैसी धातु जो द्रव अवस्था में रहती है उसे क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है। ऑप्शन 2-4 वो दे देगा, मरकरी, ब्रोमीन, पारा। ठीक, यहाँ पे हमेशा पूछा जाता है कि द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु, ये अधातु है ना, बहुत बार पूछा जाता है। और बच्चों को लगता है ना कि ये अधातु नहीं, धातु है, और मरकरी पे मार के आ जाते हैं, जबकि होता है ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर बी में होता है ब्रोमीन, जो कि ब्रोमीन सही होगा, क्योंकि वो ध्यान से नहीं पढ़ते, सिर्फ लिखा
पढ़ते हैं कि द्रव अवस्था में धातु पारा ब्रोमीन मरकरी आके मार के आ जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ब्रोमीन होता है क्योंकि यहाँ आ धातु लिखा रहता है। ठीक, ये आ धातु वाला प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक, अब विद्युत का अच्छा चालक चांदी, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। विद्युत का अच्छा चालक क्या है? चांदी है, उसके बाद कॉपर है, उसके बाद एल्युमिनियम है। ठीक, अब विद्युत का कुचालक है द ग्रेफाइट, जो अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक है। ठीक है, हाइडियम धातु का निर्माण किससे होता है? तो कैल्शियम से होता है। और सबसे क्रियाशील धातु सीजियम है, और सबसे क्रियाशील अधातु फ्लोरीन है। ठीक, आप लोग याद रखिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही। अब अगले पार्ट में हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं आगे का, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और वो हर बच्चे जो बड़े बड़े संस्थान से अपना कोर्स नहीं ले पाते हैं उनको सेम कंटेंट फ्री में प्राप्त कराया जाए, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जरूर लाइक करके शेयर कर दीजिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।